यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ABCD, ठीक है ना, चारों पार्ट। देखिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप क्या लास्ट में आपके आंसर सही आ रहे हैं लेकिन आप लास्ट में क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके पास कमेंट करने के लिए कहा गया है वो आप बिल्कुल भी सही कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप वो लिख रहे हैं, ठीक है, पर जो क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट के लिए कहा गया है उसमें से किसी का भी अप टू द मार्क मैंने नहीं देखा है। सो प्लीज़ मैं आपको समझाती भी हूँ कि आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है, कमेंट किस हिसाब से आपको करना है। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में लिखा है आफ्टर सेटलमेंट, यानी सेटलमेंट के बाद द एवरेज वीकली वेज इन अ फैक्ट्री हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12, यानी कि जो एवरेज वीकली वेज है, ठीक है, यानी कि जो हमारा मीन है वेजेस का वो बढ़ गया है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मीन बढ़ गया है तो क्या हमारे पास जो हमारे एक्चुअल में वेजेस है वो भी इंक्रीज हुए हैं। देखते हैं, कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी है वो भी बढ़ गई है, पर दोनों साइड में एक यहाँ पे क्या है अपोजिट साइड, यानी कि आपका मीन बढ़ रहा है और आपका रिस्क, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स इज योर द रिस्क, आपका रिस्क भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एंड द वेजेस हैव बिकम हायर एंड मोर यूनिफॉर्म। डिफरेंस है, देखिए एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो आपका रियल वेजेस है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल वेजेस हैं वो सेटलमेंट के बाद यूनिफॉर्म हुए हैं या नहीं, हमें ये देखना है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें बिफोर और आफ्टर सेटलमेंट के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन to check comparison of before and after settlement, we need to calculate, आप सबने सही निकाला है कि हमें क्या कंप्यूट करना है, we need to compute the coefficient of वेरिएशन। हाँ, ये सब ने सही निकाल दिया है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन में जब कभी भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो हमें क्या निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सॉरी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें निकालना है। तो हम निकालते हैं दैट इज बिफोर सेटलमेंट, सेटलमेंट से पहले। ठीक है, तो मेन आपको इसका CV यानी कि फॉर्मूला लेते हैं, क्या होता है, SD स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन इनटू 100। तो उससे फर्स्ट है क्योंकि ये हमारे पास जो है गिवन ये बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय दी 8 इंटू 100 कितना निकल गया, 12.5%। सो नेक्स्ट वन इज अवर दी आफ्टर सेटलमेंट, सेटलमेंट के बाद में। क्लियर? तो CV हमें निकालना इज 1.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, सेम ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज 12.5। सो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एवरेजेस में तो चेंजेस है, यानी कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसमें चेंजेस नहीं है। सो प्लीज़ मैं अब क्या लिख रही हूँ, कमेंट क्या कर रही हूँ उसको समझिए और देखिए भी। ठीक है, एज देयर इज चेंजेस इन मीन एवरेज, यानी कि हमारे मीन एवरेज में क्या है, चेंजेस है, बट देयर इज नो चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर? यानी कि हमारे पास वेरिएशन में तो कोई चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में चेंज नहीं है, यानी कि मेरे पास यूनिफॉर्मिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। क्लियर? सिंस देयर इज नो चेंज इन CV,
चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देयर इज, इसका मतलब कि यानी कि आपका सीवी में कोई चेंज नहीं है। सीवी इट मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका सेम है, इसका मतलब कि आप में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि यूनिफॉर्मिटी है। क्लियर। लेकिन यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ में, आपके रिस्क की मैं बात कर रही हूँ। अभी मैंने जो कमेंट करना है हमें वेजेस में, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रही हूँ। सो देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, so there is no improvement in uniformity, no improvement in uniformity. clear। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, क्या ये कहना सही है कि मीन वेज यूनिफॉर्म हुआ है सेटलमेंट के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे सिंस मीन वेजेस हैज़ इंक्रीज्ड, मीन वेजेस इंक्रीज हुआ है, देयरफॉर इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट, यानी कि ये करेक्ट नहीं है कि वो हायर हुआ है। ठीक है, करेक्ट टू से दैट वेजेस हैज बिकम हायर आफ्टर सेटलमेंट। आई होप आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि एक इंटरप्रिटेशन से हमारे पास क्या निकल के आया, मीन में चेंजेस है लेकिन सीवी में चेंज नहीं है, इसका मतलब कि यूनिफॉर्मिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्मिटी में चेंजेस नहीं है, तो हम ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो हमारा मीन वेज क्या हुआ सेटलमेंट के बाद हाई हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट द कॉलिपियर्सन, बी पार्ट है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वैल्यूज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, और हमें रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और बहुत ही हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। सो हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें कंप्यूट करना है कॉलिपियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। ठीक है, तो हमें कॉलिपियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन दैट इज द आर हमें कंप्यूट करना है। सो dx, तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को फॉर्मूला याद है और अच्छे से आपने किया है। बस आप एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना, और क्या हमें इसमें इंटरप्रेट करना है वो तो सब में, ठीक है, सब लोगों ने सही किया होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल डायरेक्ट है। एन, ठीक है, दिस इज समेशन। क्लियर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इट मीन्स कि हमें dx निकालना है, dy निकालना है, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका समेशन करना है, इसका स्क्वायर भी। सो मेरे पास ये x की वैल्यूज़ गिवन है, दैट इज़ 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7, एंड देन y 14, 8, 6, 9, 11, 12, 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द dx। dx क्या है, dx को मैंने ले लिया है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रही हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हम dx कैलकुलेटेड मीन से भी निकालते हैं, तो मैं यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रही हूँ, ये किसी ने भी नहीं लिखा। तो x माइनस 10, तो dy दैट इज दी y माइनस 9, तो मैंने इसे क्या ले लिया, इसे मैंने एज्यूम्ड मीन से निकाला है। अब मुझे dx निकालना है, दिस माइनस दिस टू 0, दिस माइनस दिस माइनस 2, माइनस 1, 2, ठीक है, दिस माइनस दैट इज द सॉरी प्लस 1, 3, माइनस 3। आप इन सभी को कैलकुलेट कीजिए तो आपका 0 आएगा। नाउ dy, दिस माइनस 9 माइनस 0, माइनस 3, माइनस 1, 5, 2, 3, माइनस दैट इज 0। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन तो आधी यहीं पे सॉल्व हो गई कि ये पार्ट निकल के आएगा हमारा सेकेंड में, तो वो क्या है, वो 0 निकल के आया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्या करना है, dx मल्टीप्लाई बाय द dy, dx और dy को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा dx dy निकल जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 10, 1, 6, 0, 2, 9, 18, इनका समेशन 46। ठीक है, नेक्स्ट इज
डी का डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर कंप्यूट करना है। 4 1 4 0 1 9 9 इन सब का समेशन 28। नेक्स्ट यानी कि 25 5 का स्क्वायर 1 9 0 4 9 एंड देन 36 इन सब का समेशन 84। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, इन सभी की वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, पुट करना है इन सभी की वैल्यूज़ को। ठीक है, सो n कितना है मेरे लिए 7 है, 7 वैल्यू पुट की एंड देन इन सब का समेशन इज़ 46 माइनस ये सभी तो क्या निकल के आए 0 मल्टीप्लाई बाई 0। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएंगी इससे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है 7 मल्टीप्लाई बाई 28 माइनस क्या है इसका स्क्वायर दैट इज़ 0 dx है, ये dx का स्क्वायर है तो वो 0 निकल के आ गया। क्लियर। नाउ 7 मल्टीप्लाई बाई 84 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 46। यहाँ देखिए 7 7 है तो मैंने रूट 7 बाहर ले लिया तो कितना हो गया 28 मल्टीप्लाई बाई 84। इसका मतलब कि 7 46 दो रूट में 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे क्या करती हूँ दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करके मेरे लिए कितना आ जाएगा दैट इज़ 2 3। ठीक है, बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका हमें वैल्यू निकालनी है दैट इज़ 48.49। आप इसकी वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए, दिस डिवाइड बाय दिस 0.948। क्लियर। हमारे पास इट मीन्स आंसर आ गया है 0.95। ठीक है, राउंड ऑफ में तो आर की वैल्यू मेरी निकल गई है। इसका मतलब क्या है देखिए, ये जो आर की वैल्यू है आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, नियर बाय 1, ये 1 के क्लोजेस्ट है, 1 के नियर है, इट मीन्स कि ये 1 पर ही आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस है 1 तक आने में। तो हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे दैट इज देयर इज पॉजिटिव, ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, ये आपको लिखना क्या है ज़रूरी है क्योंकि आपसे पूछा गया है कि आपको इंटरप्रेट करना है अपने रिजल्ट को, उसे निकालना है। सो सी पार्ट है द डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉरिलेशन एंड रिग्रेशन। आप सभी ने निकाला है कॉरिलेशन रिग्रेशन का, पर मैं आपको यहाँ पे मेन 5 पॉइंट जो कि आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप उसको 1-2 पॉइंट जो है ऐड कर लो, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आप जितने मर्जी लिखें, पर ये तो 5 होने ही चाहिए। द मीनिंग, तो यानी कि फर्स्ट में आपके लिए क्या है मीनिंग है, मीनिंग में हो गया कॉरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, लेकिन ये आपको बताता है कि कौन कितना, कौन सा वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। ऑब्जेक्टिव में प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने इसका जो है व्यू पॉइंट यहाँ कर दिया है और रिग्रेशन का ये पॉइंट है। क्लियर। सो देखिए कॉरिलेशन में हमें क्या करना है, सिंपली हम क्या करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप निकालते हैं, लेकिन रिग्रेशन में हमारे पास हमें रैंडम वेरिएबल्स को निकालना पड़ता है क्योंकि हमें रिग्रेशन में एस्टिमेटेड लाइंस होती है, वाई होती है, वाई निकालना है तो हमें उसकी एस्टिमेटेड लाइंस को कंप्यूट करना होता है। फिक्स्ड वैल्यूज़ हमें गिवन होती है, यानी हमारे पास एक्स गिवन होता है। अब है दैट इज़ इंडिकेशन। ये क्या इंडिकेट करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में कितना एक्सटेंट है, कितने डिग्री का कोरिलेशन है, उसे ये निकालता है। ठीक है, रिग्रेशन में वही है, नॉन में कितना चेंजेस है हमारे पास, हम ठीक है जो नॉन वेरिएबल है उसमें कितना इम्पैक्ट है, यानी जो हमें वाइब्स में निकालना है। अब नेक्स्ट है चेंज ऑफ द ओरिजिन एंड द स्केल। कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इंडिपेंडेंट होता है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि आप अगर आर में यानी कि उसके फॉर्मूले में कुछ भी प्लस माइनस करोगे, ठीक है, उसके ओरिजिन और स्केल को चेंज करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। रिग्रेशन में ओरिजिन आपका इंडिपेंडेंट है लेकिन स्केल डिपेंडेंट है, यानी कि स्केल में मल्टीप्लाई डिवाइड आपने किया तो आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। सो नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ एप्लीकेशन माने यूजेस। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप तक ही बताता है,
लेकिन रिग्रेशन हमारा लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही रिलेशनशिप को बताता है और इसके एप्लीकेशन यूजेस ज़्यादा हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे भी आपको इसको समझाया है, तो आप आंसर को लिख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट डी है द टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट। मैं ये डी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है, पर फिर भी कमेंट में सबके ही क्या है गलत है। तो देखिए क्या लिखा है, टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हमारे पास हमें गिवन है, ठीक है। तो मैंने इसे मान लिया है, फर्स्ट हम ले लेते हैं, दैट इज रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। यानी कि मैंने लिया है दैट इज़ बी वाई एक्स ले लेती हूँ, माइनस हमारे लिए इतना गिवन है दैट इज़ -0.3, क्लियर। यानी कि मैंने इसे ले लिया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने -0.3 यानी कि ए क्या होगा 1 से ज़्यादा और एक 1 से कम होगा। नेक्स्ट रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई दैट इज़ बी एक्स वाई जो है वो मैंने लिया -2.7, क्लियर। नेक्स्ट में हमारे लिए क्या निकालना है, नेक्स्ट में हमें निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। पर मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, पहले हमें इसमें चेक क्या करना होता है, हमें इसमें चेक करना होता है क्या दोनों में, ठीक है, क्या जो साइन है वो सेम है, साइन सेम है, और क्या इसकी कैलकुलेशन ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने देखा कि जो इन दोनों के साइन है वही इसके साइन होने चाहिए, तो ये साइन तो सेम नहीं है, क्या कैलकुलेशन सेम है। सो हमें आर निकालना है, आर क्या होगा बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, ठीक है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तो यहाँ हम लिख देती हूँ दैट इज आर इज ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। then r is equal to byx multiplied by bxy, clear। so this is -2.7 -0.9, ठीक है। रीज़न ये होता है कि आपके पास यहाँ पे इनके साइन अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। हमने देखा है कि कैलकुलेशन तो दोनों की सेम है, क्लियर। तो अब काफ़ी बच्चों ने लिखा हुआ है कि हाँ आर का जो हमें गिवन है कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन वो 0.90 ही है, वो क्या है बिल्कुल सेम है। पर मैं आपको ये बता दूं कि आर हमारे पास सेम नहीं गिवन है, क्योंकि हमें क्या गिवन होना चाहिए था, ये हमारे पास गिवन वैल्यू हमें गिवन होना चाहिए था -0.90, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है क्या, दैट साइन ऑफ r must be same as साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के साइन से क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। सो दिस शुड बी देयर r, तो देयरफॉर गिवन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो जो हमारे पास दिया गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो करेक्ट नहीं है, क्लियर, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है, बता दिया है कि आपको किस तरीके से कंप्यूट करना है, किस तरीके से आपको कमेंट करना है। सिर्फ आपको कॉपी नहीं करना है, समझना भी है, देखना है कि आपने कहाँ क्या गलती की है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को कोई भी प्लीज़ प्रॉब्लम है तो वो मेरे कमेंट पे इस पे कर सकते हैं। बार बार प्लीज़ मुझे मतलब कि मैसेज या फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि मैं सभी का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, तो पर आपको बिल्कुल जो भी सही इन्फॉर्मेशन है वो दूँगी, और आपने आंसर्स को भी देखा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन।